किसी इंसान ने इस क्लास में थर्ड ईयर में गेट एग्जाम में रैंक निकाला ना 50 के अंदर 100 के अंदर, पूरे क्लास में वो स्टार बन जाए। अलग नजरिए से देखेंगे, हर इंसान आपको अलग नजरिए से देखेगा। हाय एवरीवन। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूँ आप सभी को डैज़लिंग करियर प्लेटफॉर्म पे। थोड़ा मैंने हाईलाइट करके बताया इस बार, और अभी से मैं यही फॉर्मेट रखूंगा अपने डिस्कशन के लिए लेक्चर्स में। ओके, तो अभी तक आपने आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन में सबसे पहला कहानी जो डिस्कस किया था वो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। आप क्या सोचते थे कि आपको एक डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, जिसे आप डेटा सेट भी सोच सकते हैं, जिसमें क्या होगा सर, हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए एक्स का वैल्यू होगा, हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए वाई का वैल्यू होगा। तो इस तरह से आप कोई आपका डेटा सेट के लिए एक टेबल बनाते थे, राइट। बस उसका ही थोड़ा जनरलाइजेशन होगा आपके मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में। ओके, सेम कहानी होगा सब कुछ, आपको इनफैक्ट समझने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होने वाला है अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझा है तो। ओके, तो यहाँ पे भी आपको डेटा सेट प्रोवाइड किया जाएगा सर, यहाँ पे भी आपके पास एक डेटा सेट होगा। बस आपको सोचना है कि जो आपका इनपुट है वो एक सिंगल फीचर का नहीं है सर। उसमें हो सकता है कि 2 फीचर्स हो, उसमें हो सकता है कि 3 फीचर्स हो, ऐसा आप सोच सकते हो कि उसमें हो सकता है कि डी फीचर्स हो। ओके, और हर एक ऑब्जर्वेशन में एक वाई का वैल्यू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा आपके पास डेटा सेट होगा, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में फर्क क्या है? मल्टीपल जो वर्ड यूज किया गया है, इसलिए यूज किया गया है क्योंकि आपके पास मल्टीपल फीचर्स हैं आपके हर एक ऑब्जर्वेशन में। यहाँ पे हर एक ऑब्जर्वेशन में एक सिंगल एक्स का वैल्यू होता था, पर यहाँ पे पहले ऑब्जर्वेशन में इतने सारे वैल्यूज हो गए, दूसरे ऑब्जर्वेशन में वापस से उतने सारे वैल्यूज हो गए। अभी आपको थोड़ा ये सेंस बनेगा। अभी जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी 2 फीचर्स हैं ऐसा सोचते हैं। आपके पास जो डेटा है वो है 2 फीचर्स वाला डेटा। तो आप क्या सोच सकते हैं, आपका जो टेबल बनेगा उसमें x1 होगा, x2 होगा, और हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू होगा। तो आपका टेबल कुछ ऐसा प्रोवाइड आपको किया जाएगा। ओके, तो इसे मैं लिख के कैसे बता सकता हूं कि यहाँ पे मेरे पास हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए आप ऐसे लिख सकते हो कि ये कोई एक वेक्टर है R2 स्पेस में का। क्यों सर? क्योंकि आपका हर एक ऑब्जर्वेशन एक तरह से 2x1 का एक वेक्टर होगा, ऐसा आप सोच सकते हैं। 2x1 का एक वेक्टर होगा। इसे थोड़ी देर में मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले बताइए कि पहले ऑब्जर्वेशन के लिए किस तरह से आप इंडिकेट करोगे। ये पहला फीचर है ऑफ योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये आपका दूसरा फीचर है ऑफ योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये आपका y का वैल्यू है फॉर योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब सेम चीज सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए बताइए। ये पहला फीचर है फॉर योर सेकंड ऑब्जर्वेशन, ये आपका दूसरा फीचर है फॉर योर सेकंड ऑब्जर्वेशन, ये आपके दूसरे ऑब्जर्वेशन का y का वैल्यू है। ऐसे आप लिखते जा सकते हैं आपके nth ऑब्जर्वेशन तक। तो अभी मैं आप डायरेक्टली nth ऑब्जर्वेशन के लिए लिख के बताता हूँ। ये पहले फीचर का वैल्यू है फॉर योर nth ऑब्जर्वेशन, ये आपके दूसरे फीचर का वैल्यू है फॉर योर nth ऑब्जर्वेशन। ओके, और ये है आपके nth ऑब्जर्वेशन का y का वैल्यू। तो मेरे हिसाब से 2 फीचर्स के साथ अभी आप ज्यादा अच्छा रिलेट कर पाते होगे। इसे ही आप डी फीचर्स के लिए भी सोच सकते हैं, राइट। अगर 2 फीचर्स वाला एग्जांपल आप समझ गए हो तो डी फीचर्स में भी सोचना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूं, बताइए कि आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन का एक्स का वेक्टर कैसे दिखाई देता है, तो आपको क्या करना है सर, सिंपली ये पर्टिकुलर वैल्यू जो होगा वो यहाँ पे रखना होगा पहला कंपोनेंट, और ये पर्टिकुलर वैल्यू जो होगा वो बनेगा आपका यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप समझ सकते हो कि आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन का एक्स, पहला फीचर का वैल्यू यहाँ पे होगा, सेकंड फीचर का वैल्यू यहाँ पे होगा आपके सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए। ओके, तो वापस से अभी अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि क्या एजम्पशन लिया जाता है आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन में, वैसा ही कुछ तो एजम्पशन आप यहाँ पे भी लोगे।
सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में कि आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आप क्या क्या एजम्पशन लेते हो। आप सोचते हो कि आपका वाई एक्स के साथ कुछ तो ऐसा रिलेशनशिप होल्ड करता है आपके डेटा सेट में, बस यहाँ पे कोई तो एक रैंडम वेरिएबल भी ऐड किया गया है, राइट? ऐसा आप सोचते हो। तो सेम आप जनरलाइजेशन करिए, क्योंकि अभी आपके पास एक एक फीचर नहीं होगा सर, दो फीचर्स होने वाले हैं। तो इस केस में आपका एक्सप्रेशन वाई का कैसा बनेगा सर? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। एम के जगह M1 सोचिए, एक्स के जगह X1 सोचिए, और यहाँ पे आयत ऑब्जर्वेशन लिखिए। अभी आपके सेकेंड फीचर के लिए क्या करोगे, एक M2 का वैल्यू सोचोगे, और यहाँ पे X2 फीचर आएगा फॉर योर आयत ऑब्जर्वेशन, प्लस सी वैसे के वैसे, और यहाँ पे आपका एरर वाला पार्ट फॉर आयत ऑब्जर्वेशन। तो अभी तक आपने जो डिस्कशन किया था उसके हेल्प से ये समझना आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये लिखना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो अभी आपका काम क्या होगा सर? आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है? लास्ट सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमने यही सीखा है। हमने सोचा था कि हम एक हाइपोथेसिस फंक्शन सोचेंगे। तो यहाँ पे आपका हाइपोथेसिस फंक्शन क्या है सर? M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस C। ओके, तो आपको क्या करना है, आपके डेटा सेट को देखते हुए ये M का वैल्यू, ये M2 का वैल्यू और ये C का वैल्यू एस्टिमेट करने की कोशिश करनी है। ओके, तो इस बार जब आप आपके ऑप्टिमाइजर को यूज करके, आपके ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस को यूज करके, ओके, जब ये आप आपके पैरामीटर्स को एस्टिमेट करोगे, आप इसे कैसे बुलाओगे सर? कि आपने M1 का एस्टिमेटेड वैल्यू ढूंढ लिया है, M2 का भी एस्टिमेटेड वैल्यू ढूंढ लिया है, और C का भी एस्टिमेटेड वैल्यू ढूंढ लिया है। तो इस बार आपका इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हैं कि आपका जो पैरामीटर वेक्टर है वो एक 3x1 का वेक्टर होगा। आपका जो पैरामीटर वेक्टर है वो एक 3x1 का वेक्टर होगा, राइट? आप एक्चुअल M2 एक्चुअल C के वैल्यूज जो यहाँ पे है वो तो आप कभी ढूंढ ही नहीं पाते हो, राइट? वो तो आप कभी ढूंढ ही नहीं पाते हो। तो आप एस्टिमेशंस ढूंढते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, आपके वाई हैट का एक फंक्शन बना सकते हो जहाँ पे M1 हैट यूज किया जाएगा X1 के साथ, आपका M2 हैट यूज किया जाएगा X2 वेरिएबल के साथ, और यहाँ पे आप C हैट रख सकते हैं, ठीक है? और आप क्या करोगे सर, इस एक्सप्रेशन के हेल्प से आप किसी भी X1 X2 के वैल्यूज के लिए प्रेडिक्शन ले सकते हो, मतलब किसी भी X वेक्टर के प्रेडिक्शन ले सकते हो। आप समझ रहे हो क्या? क्योंकि इस बार आपका x दो कंपोनेंट का होने वाला है, दो फीचर्स के हिसाब से। तो ऐसे किसी वेक्टर के लिए जब भी आपको प्रेडिक्शन लेना होगा, x1 का वैल्यू यहाँ पे रखोगे, x2 का वैल्यू यहाँ पे रखोगे। ये वैल्यूज तो आपने कैलकुलेट कर लिए थे ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। इस तरह से आप प्रेडिक्शन ले सकते हो। बहुत ही आसान है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे अभी आपके पास दो फीचर्स थे, तो दो पैरामीटर्स, मतलब x के कोफिशिएंट्स आ गए हैं, और एक इंटरसेप्ट तो वैसे के वैसे ही है। ओके सर, तो इस बार आपका कॉस्ट फंक्शन आपको कैसे दिखाई देगा? इस बार जो आपका कॉस्ट फंक्शन होगा वो आप सेम चूज करोगे सर, सेम चूज करोगे। जैसे आप यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर एरर भी यूज कर सकते हो, मीन स्क्वायर एरर भी यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सम ऑफ स्क्वायर एरर कॉस्ट फंक्शन चूज करता हूं। कैसे लिखूंगा उसे सर मैं? जे इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्चुअल वैल्यूज माइनस प्रेडिक्शंस, राइट? प्रेडिक्शंस y हैट ऑफ i। इसे आपको क्या करना होगा सर? इस पार्ट का टोटल स्क्वायर लेना होगा। इसे ही आप आपका कॉस्ट फंक्शन बुलाने वाले हो अब भी। बस आपका y हैट का एक्सप्रेशन चेंज हो चुका है। तो वो पर्टिकुलर y हैट का एक्सप्रेशन यहां पे मैं लिख लेता हूं, जैसे कि यहाँ पे एक राउंड ब्रैकेट क्रिएट कर लेते हैं, और एक M1 X1 फॉर आयत ऑब्जर्वेशन प्लस M2 X2 फॉर आयत ऑब्जर्वेशन प्लस C। तो आपका काम क्या होगा सर? आपके इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए आपके एस्टिमेटेड पैरामीटर्स ढूंढना, एस्टिमेशंस निकालना M1 M2 और C के लिए।
तो ये भी आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्रेडियंट डिसेंट पे फोकस करते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट पे, ग्रेडियंट डिसेंट, यहाँ पे भी आप आपका वो सेम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो आपका मैट्रिक्स वाला मेथड का आप यूज करते हो, पर उस पे हम अगले लेक्चर में डिस्कशन कर लेंगे। अभी हम ग्रेडियंट डिसेंट पे डिस्कशन करते हैं। तो मुझे क्या करना होगा सर, मैं अपने m1 के वैल्यूज कैसे ढूंढ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, इससे m1 का वैल्यू एट t+1 इटरेशन में कैसे ढूंढूंगा, मैं सोचूंगा वो होगा m1 माइनस सम लर्निंग रेट अल्फा, ओके, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ j विथ रेस्पेक्ट टू m1, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना होगा सर, एट टाइम t, एट टाइम t। हमने सम सॉल्व करने के टाइम इस तरह से मैथमेटिकली लिखना सीखा था, वही मैंने यूज किया है। आपके t+1 इटरेशन पे m1 का वैल्यू क्या होगा, वो इस एक्सप्रेशन की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। वैसे ही आप क्या करोगे सर, आपके m2 के लिए भी सेम एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करोगे। t+1 वाला वैल्यू किस तरह से अपडेट होगा, m2 का वैल्यू t पे क्या था, माइनस लर्निंग रेट, कॉस्ट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू m2 एट टाइम t। अभी वैसे ही आप सेम लॉजिक के साथ जा सकते हो, c का वैल्यू क्या होगा सर, t+1 इटरेशन पे c का जो वैल्यू था एट t इटरेशन माइनस लर्निंग रेट, कॉस्ट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू c एट टाइम t, ओके। तो आपको वापस से सेम कहानी है, यहाँ पे फिक्स इटरेशंस आपको डिसाइड करने पड़ेंगे, आपके स्टेप साइज को भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर आप अपडेट रूल उतने नंबर ऑफ इटरेशंस तक चलाओगे, तो आपका ये वाला भी वैल्यू अपडेट होगा, ये वाला भी वैल्यू अपडेट होगा, ये वाला भी वैल्यू अपडेट होगा। इस बार भी जो आपका कॉस्ट फंक्शन है, इस बार भी जो आपका कॉस्ट फंक्शन है, वो कॉन्वेक्स फंक्शन ही है, वो कॉन्वेक्स फंक्शन ही है, ओके। तो यहाँ पे भी आप डेफिनेटली उसके ग्लोबल मिनिमा को डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हो, एक प्रॉपर इटरेशंस एंड अप्रोप्रिएट ऑप्टिमल स्टेप साइज डिसाइड करके, ओके। वो तो प्रैक्टिकल का पार्ट है कि किस तरह से हम ढूंढते हैं। वैसे इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को मैं आपको डिराइव करके बताता हूं कि कैसे आप लिख सकते हो, जैसे हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में सीखा था, ओके। सबसे पहले मैं इस पार्ट को डिराइव करता हूँ, ओके, फिर मैं आपके इस पार्ट को डिराइव करता हूँ, फिर तो बाद में वो सब्स्टिट्यूट करना होगा सिर्फ वो एक्सप्रेशन यहाँ पे, फिर मैं आपके इस पार्ट को भी डिराइव करता हूँ, ओके। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले मुझे क्या करना है सर, आपके इस पार्ट को डिराइव करना है, ऐसा सोचिए, ओके। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। जैसे आपका कॉस्ट फंक्शन क्या था, समेशन i इक्वल टू 1 टू n वाई आई माइनस m1 x1 माइनस m2 x2 माइनस c, राइट, यही था आपका कॉस्ट फंक्शन। बस यहाँ पे आयत ऑब्जर्वेशन के लिए आई ऐड कर देता हूँ, ओके। यही था राइट आपका कॉस्ट फंक्शन। आपके अगर डेटा में आपने दो फीचर्स इमेजिन किया है, तो यहाँ पे 2x तो मुझे दिखाई देंगे, ओके। तो मुझे क्या निकालना था सर, आपके इस पार्ट को निकालना था, मतलब कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू m1। मुझे क्या करना है, आपके इस कॉस्ट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू m1, ओके। वापस से सेम कहानी करिए, आपका समेशन वैसे के वैसे लिखिए, i इक्वल टू 1 टू n। अब वापस से सेम कहानी, ये 2 नीचे आ जाएगा, ओके, ये आपका 2 वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट वैसे के वैसे लिख लेते हैं, वाई आई माइनस m1 x1 i माइनस m2 x2 i माइनस c। फिर मुझे क्या करना होगा सर, आपके इस अंदर वाले पार्ट का पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा विथ रेस्पेक्ट टू m। तो उसे लेने की कोशिश करते हैं। मुझे क्या करना है, वापस से एक बार पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विथ रेस्पेक्ट टू m1, पर इस बार अंदर वाले पार्ट को, मतलब इस पार्ट को लिख लेता हूं सबसे पहले, x1 i माइनस m2 x2 i
माइनस सी। मुझे क्या करना है सर, आपके इस पार्ट का राइट पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विथ रेस्पेक्ट टू m1। मुझे बताइए इसका डेरिवेटिव लूंगा जब विथ रेस्पेक्ट टू m1 क्या आएगा सर, ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा राइट। वैसे बताइए इस पार्ट में भी m1 का कुछ है नहीं तो ये पार्ट भी जीरो दिखाई देगा, ये पार्ट में भी m1 के रेस्पेक्ट में कुछ है नहीं तो ये पार्ट भी जीरो दिखाई देगा। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे इस पार्ट का जब आप m1 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे, यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, x1 फॉर आयत ऑब्जर्वेशन राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इस पार्ट के जगह कंप्लीटली मुझे क्या लिखना है, -x1 ऑफ आयत ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे क्या लिखना है, -x1 ऑफ आयत ऑब्जर्वेशन। ओके, तो आपने आपका पहला पार्ट ढूंढ लिया सर, जो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। आपके इस अपडेट रूल के लिए इस पार्ट की जरूरत है राइट। तो वो एक्सप्रेशन क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। अभी इस एक्सप्रेशन को आपको एज इट इज यहाँ पे सिर्फ प्लग इन करना है, फिर आप आपका अपडेट रूल चला सकते हो, आपको m1 का ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू मिलेंगे आपको राइट। ओके, अभी मैं आपको बताता हूं कि आप आपके इस कॉस्ट फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू m2 किस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव ले सकते हैं। इरेज कर देते हैं एक बार ये। वैसे ये आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्वियस भी हो सकता है, पर कुछ स्टूडेंट्स बिगिनर लेवल से शुरू कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे आप क्या करोगे, इस कॉस्ट फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू m2 पार्शियल डेरिवेटिव लेने की कोशिश करोगे। वापस से ये सबमेशन वैसे के वैसे होगा, i इक्वल टू 1 टू n। वो 2 वाला पार्ट नीचे आ जाएगा जो पावर में है, और बाकी का पार्ट एज इट इज लिख लेते हैं, m1 x1 i माइनस m2 x2 i माइनस सी। अभी मुझे क्या करना होगा, आपके इस अंदर वाले पार्ट को विथ रेस्पेक्ट टू m2 पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा। मतलब इस अंदर वाले पार्ट को विथ रेस्पेक्ट टू m2 अभी डेरिवेटिव लेना है, yi माइनस m1 x1 i माइनस m2 x2 i माइनस सी। ओके, ध्यान से देखिए, इस पार्ट को जब भी आप m2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे ये जीरो आएगा। यहाँ पे भी m2 वाला कोई टर्म नहीं है, इसका भी पार्शियल डेरिवेटिव जीरो आएगा। यहाँ पे भी m2 के रेस्पेक्ट में कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पे भी पार्शियल डेरिवेटिव जीरो आएगा। पर यहाँ पे m2 के रेस्पेक्ट में टर्म है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा सर, x2 आई आएगा राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सिंपली आपके इस वाले पार्ट को यहाँ पे लिखना है मुझे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं -x2 ऑफ आई। ओके, अब मैं सेम कहानी बताऊंगा इसके लिए भी, कि आपने जो कुछ भी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट निकाला है वो यहाँ पे बस आपको प्लग इन करना है। ठीक है, आपके इस सेकंड बॉक्स में आपको प्लग इन करना है, फिर आप आपका अपडेट रूल चला के ऑप्टिमाइज्ड एम का वैल्यू भी एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एस्टिमेटेड वैल्यूज हो गए। मेरे हिसाब से लास्ट लेक्चर से इतना आपको कहानी पता है। अभी आप सी का वैल्यू कैसे ढूंढोगे सर, उसके लिए आपको इस पार्ट की जरूरत है, तो उसे भी सोच लेते हैं कैसे निकालेंगे। मैं अभी आपको डिराइव करके बता रहा हूं, पर ये आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो सकता है। मुझे आपके इस कॉस्ट फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू सी डेरिवेट करना है। तो वापस से सबमिशन को वैसे के वैसे लिखिए, i इक्वल टू 1 टू n। आपका पावर में जो 2 था नीचे ले लिया आपने, yi माइनस m1 x1 i माइनस m2 x2 i माइनस सी। कुछ नहीं किया सर, ये 2 नीचे ले लिया, ये वाला पार्ट वैसे के वैसे ले लिया। अभी मुझे क्या करना है, इस अंदर वाले पार्ट को विथ रेस्पेक्ट टू सी वापस एक बार पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। यही हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी करते थे। इसका मुझे सी के रेस्पेक्ट में इस बार डेरिवेटिव लेना है, x1 i माइनस m2 x2 i माइनस सी। ओके, इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू सी जीरो है, यहाँ पे भी सी वाला कोई टर्म नहीं है, ये भी जीरो आएगा। यहाँ पे भी सी वाला कोई टर्म नहीं है, इसका भी डेरिवेटिव जीरो आएगा। पर यहाँ पे सी वाला टर्म है पर माइनस साइन के साथ है, तो यहाँ पे इसका आंसर -1 आने वाला है। तो मुझे क्या करना है सर, इस कंप्लीट पार्ट के जगह -1 यहाँ पे लिखना है सिंपली। ठीक है,
यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, -1। तो -1 आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे इस तरह से बताइए। ये आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो कि -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको ये सेम सिंप्लीफाइड फॉर्मेट अभी इस थर्ड बॉक्स में प्लग इन करना है। फिर अब आपका आराम से अपडेट रूल चला सकते हो। फिर आपका ग्रेडियंट डिसेंट मैकेनिज्म आपको एस्टिमेटेड वैल्यूज निकाल के देगा, m1 हैट, m2 हैट और आपका c हैट। तो सेम कहानी है, राइट? अभी तक जो भी हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में सीखा था वो एग्जैक्टली सेम कहानी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये होगा आपका एस्टिमेटेड पैरामीटर, जो यहाँ पे क्या है सर, एक 3x1 का एक वेक्टर है। ओके, मैं यहाँ पे आपको एक विजुअलाइजेशन दूंगा आपके नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यहाँ पे हम एक्चुअली एक लाइन फिट करने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे कि आपने क्या सोचा सर, कि आपके पास 2 डायमेंशन का डेटा है, इनपुट डेटा है, और आपके पास हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए करस्पॉन्डिंग लेबल y भी है। ओके, यहाँ पे जब हम बेस्ट फिट मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक प्लेन से हम फिट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके डेटा को एक प्लेन से फिट करने की कोशिश करेंगे। हायर डायमेंशन में आप सोच सकते हो कि आप हाइपर प्लेन से फिट करने की कोशिश करने वाले हो। तो ये कैसा विजुअलाइजेशन होगा, उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर में वेट करना है, क्योंकि मैं पहला लेक्चर हमेशा किसी भी टॉपिक का थोड़ा सिंपल रखता हूँ। तो मैं होप कर रहा हूँ कि ये भी आपके लिए बच्चों वाला ही सब चीज था, अगर आपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन मेरे साथ सीखा है। ओके, तो आप बने रहिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी। थैंक यू। हाय एवरीवन, मैं होप कर रहा हूँ कि आप हमारे मशीन लर्निंग के लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें, तो आप उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करिए, ज्वाइन करिए। उस ग्रुप में आप चैट नहीं कर सकते, सिर्फ मैं ही मैसेज भेज सकता हूँ। पर उसका एडवांटेज ये होगा कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उस ग्रुप में उसी सीक्वेंस में आएगा जिस हिसाब से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दूसरा चीज़, मैं असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उस ग्रुप में ही अपलोड करता हूँ। तो अगर आप उस ग्रुप के पार्ट नहीं होगे तो आप असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिस कर दोगे। ओके, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप हमारे लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं। फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग, नाम हमेशा याद रखना, नाम बहुत ही सोच समझ के रखा गया है। फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग। अपना अपना इंटरप्रिटेशन आप ले सकते हैं, पर मुझे पता है कि इस नाम का मीनिंग क्या है, बस मैं आपको बताना नहीं चाहता। थैंक यू।